तो रंजना जी, आपका सिमेज में स्वागत है। और आज हम लोगों ने सिमेज की तरफ से एक छठ का गीत जारी किया है जो कि रंजना जी ने गाया है और बहुत खूबसूरत गीत तैयार हुआ। मुझे लगता है कि छठ माई चाहती थी कि इस तरह के गीत को उनका भी आशीर्वाद मिला है। और इस गीत में बहुत अलग अलग पक्ष, अलग अलग पहलू हैं। और शुरुआत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने इस लिरिक्स को देखा, जो गीत लिखा गया था उसको देखा, आपके मन में क्या भाव आए पढ़ करके? पहला भाव आया ये कि जो मुझे गाने कहा जा रहा है कि ये गीत लड़का एक्ट करेगा। हाँ, मतलब तो क्या ये सही होगा? तो फिर मैंने और लोगों से भी पूछा कि क्या ये सही होगा। तो उन्होंने कहा कि सही क्या, इसमें भाव की बात है और कोई भी गाय भाव आना चाहिए। लेकिन जो गीत बन पड़ा है, जो बना है, मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर इस गीत को मैं किसी और आवाज में इमेजिन करूँ, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक कि पीछे एक बार बात हुई कि इस गीत को दोबारा से रिकॉर्ड किया जाएगा, तो ऑब्वियसली आप दोबारा में और अच्छा ही कर देती हैं उसको। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये इतना सुंदर रिकॉर्ड हुआ है कि इसको बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूँ कि बदला जाए। यही रिकॉर्डिंग प्रयोग में आए, यही रिकॉर्डिंग काम में रहे। जी जी जी। हाँ। नहीं, वो तो है कि एक बार भाव जो आ जाते हैं और सुंदर आ जाते हैं तो आप बता रही थी कि वो गाते गाते आपके आंख से आंसू आ गए थे। जी जी जी। वो रोका गया फिर, क्योंकि वो गला रुंध जाता है थोड़ा, तो आवाज थोड़ी बैठ सी जाती है, तो उन्होंने रुका, फिर से गाया मैंने। आज जो इतने लोगों से बातचीत हुई लॉन्चिंग के वक्त में, इस गीत को लॉन्चिंग के वक्त में, तो ज्यादातर लोगों का जो फीडबैक था वो बहुत पॉजिटिव मिला। आपको किस तरह का लोगों ने बताया, क्या रिस्पॉन्स मिला? हमें मिला, कुछ लोग तो मुझे इस तरह कहा कि जैसे ही आवाज सुनी बहुत कनेक्ट कर पाया अपने आप को, बहुत अच्छा लगा आवाज ही सुन के। छठ के गीत तो बहुत सुनते ही रहते हैं, रोज ही सुनते हैं, लेकिन ये गाना जैसे ही बजा वो बहुत सुंदर लगा। अचानक से आवाज बहुत अच्छी लगी। हाँ, जो पहली लाइन आती है कि माई के मान हम उठाए जी, और जो आपने जो इसका थीम बनाया ना, वो अद्भुत है। ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि एक बच्चा, लड़का, युवा और माँ के लिए छठ करे। ऐसा लेकिन ये एक सत्य घटना से ही प्रेरित होकर के की मैंने ऐसा किया। होगा ही। लेकिन ऐसा सुना नहीं हमने कि कहाँ भी होगा। हो सकता है कि परिवार में तो ये बदलते हुए बिहारी युवा की कहानी है। वो जिम्मेवार भी है। मतलब ये कहा जाता है कि भाई लापरवाह है आज की पीढ़ी जो है वो परिवार से मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पीढ़ी जिम्मेवार भी हो रही है। ये पीढ़ी परिवार का देखभाल भी करती है, माँ बाप से असीम प्रेम करती है, दोस्ती भी निभाती है। और ये पीढ़ी इस राज्य को जहां ये पहुंचा हुआ है वहां देखना नहीं चाहती है। ये चाहती है कि बिहार अब आगे बढ़े। तो ये चाहे शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा को औजार बना करके, अपने हुनर को, अपने स्किल, अपनी क्षमता को औजार बना करके ये पीढ़ी आगे बढ़ना चाहती है। और हमको लगता है हमें इसी सकारात्मक रूप से इस पीढ़ी को प्रोत्साहित करना चाहिए। जी जरूर। और ये प्रोत्साहन आपके तरफ से मिला है। और पहली बार के मतलब पढ़ते हुए या जॉब करते हुए बच्चे छठ करेंगे। और आपने एक चीज़ और जोड़ा है, वो और अद्भुत है। आप गेस भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो मैं बताऊं। आप ही बताएं। कि आपने गुरु को याद करवाया है, जहाँ से उसने पढ़ के वहां तक पहुंचा। नहीं, वो संस्थान में आ रहा है बच्चा। यही तो मैं बता रही हूँ कि वो आपने गुरु को याद करवाया। तो ये परंपरा है हमारे यहाँ है, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। बहुत कम है कि पढ़ के जाते हैं लोग, बहुत कम लोग याद रख पाते हैं। इस चैनल के दर्शक जानते हैं कि सिमेज में अक्सर ऐसे वीडियो अपलोड होते हैं जब एलुमनाई जो हैं वो कॉलेज में आते हैं, और कॉलेज में मैं उनको नए बच्चों से मिलाता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ कि तुम्हारी गुरुदक्षिणा यही है कि तुमको तुम्हारे नए छात्रों को, जूनियर्स को सिखाना है, बताना है। और तुम लोग बेंगलोर में काम कर रहे हो, पुणे में काम कर रहे हो, वहाँ क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या डिमांड हो रही है, तुम सब चीज़ सीख रहे हो, जान रहे हो, नए बच्चों को बताओ। और नए बच्चे जब देखते हैं उनको, तो उनके मन में पहली भावना ये आती है कि अच्छा, इनको 25 लाख मिल रहा है,
अगर इनको मिल रहा है तो फिर हो सकता है कि हमको भी मिल मिलेगा जाएगा। जी। तो ये प्रेरित करते हैं वो, उनका आना जो है वो, मैंने इसलिए कहा भी, और जो मैंने कहा ऊपर मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं था, मुझे प्रतीक जी ने कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया, उन्होंने मुझे खाली एक लाइन की स्क्रिप्ट दी थी कि ये जरूर बोल दीजिएगा कि एक अनोखा छठ देखा मैंने और बात 2 दिनों पहले की होती, ये लाइन उनको उन्होंने दिया था। लेकिन वो मेरे मुंह से अनायास से निकला कि बच्चे आते हैं और तुम लोग उनसे प्रेरित होते हो, ये सब होता रहता है हमारे यहाँ। नहीं, ये अच्छा इसलिए लगा, अनोखा इसलिए लगा कि हमारे संगीत में या फिर धर्म में, धार्मिक संस्थानों में ऐसा होता है कि वो वहाँ तो अपने गुरु को बहुत गुरु गुरु का नाम लेने के भगवान पहले है, लोग जी। एक बार कान पकड़ते हैं। हाँ। हाँ, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई वाला होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं, जिसपे हमारा वहाँ भी निध- मैम वहाँ भी वैसा ही था। अब हो क्या गया अब है कि नहीं है, जो हाँ। बाजारवाद आ गया है, हाँ। इसमें गुरु को भी मान लिया गया है सर्विस प्रोवाइडर की, फीस दे रहे हैं और सर्विस खरीद रहे हैं। वही तो हाँ, वही मैंने कहा कि ये यही आदमी फी दे रहा था, इसका हाँ। मतलब वो वो सर्विस प्रोवाइडर मान लिया बस, उसको। बस। लेकिन गुरु मानना आपने ये नहीं, जो हम छठ में लोग दिखाया, देखिए, फीस तो हमारी मजबूरी है कि हमको हाँ। संस्थान चलाना है, जी, शिक्षकों जी। को वेतन देना है, तो हर चीज का शुल्क होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं आप, उनको शुल्क देते हैं, इंजीनियर के पास जाते हैं, उसको शुल्क देते हैं, वकील 1 घंटा बहस करता है, आधा घंटा बहस करता है, बहुत फीस लेता है। जो शिक्षक आपको सालों पढ़ा रहा है, निश्चित रूप से उसका भी शुल्क बनता है। निश्चित हर चीज में, हाँ, लेकिन हर जगह। लेकिन हम शुल्क से ही पढ़ा रहे हो ऐसा नहीं होता है। जी, जब हम पढ़ाते हैं, आप भी जरूर जी। किसी को सिखाती होंगी, संगीत हाँ। सिखाती होंगी, जी, तो जब आप पढ़ाती हैं तो वो फीस दे रही है या फीस दे रहा है इसलिए आप उसको संगीत सिखाएंगे, ऐसा नहीं होता जी, है। नहीं, जी। वो जो सम्मान देता है, जो प्रेम देता है, जो आपको आदर्श मानता है, हाँ। वहां मन में भाव आता है कि इसको क्या ना दे दे क्या है? और कितना ना कर दे इसके लिए, सही कहा। मतलब, और खुशी भी होती है उसकी सफलता में, अपनी सफलता दिखाई पड़ती है। तो ये चीज बना रहेगा, मुझे लगता है कि हाँ, जब तक गुरु शिष्य का संबंध है हाँ। और व्यावसायिकता आ रही है, बाजारवाद आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां इंस्टीट्यूट खोल रही हैं, लेकिन एक टीचर की मेंटालिटी चेंज नहीं हो सकती है। खास तौर पर जब हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं, आमने सामने पढ़ाते हैं, वहाँ तो दूसरा तरह का प्रेम भाव मन में आता ही है। जो लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो कैमरा को देख के पढ़ा रहे हैं, जी। तो वहाँ भी है, लेकिन वहाँ उतना नैसर्गिक और उतना आत्मीय संबंध नहीं बन पाता है। हाँ। लेकिन क्लासरूम में जब आप बच्चे के आमने सामने हैं तब तो जी, सही बात, सही अलग बात। तरह का संबंध बनता हाँ, है। नहीं, बहुत अच्छा लगा ये चीज, ये कॉन्सेप्ट। अभी एक मतलब दुखद घटना है, जी। डेंगू जब अभी फैला तो मेरी एक बेटी, मतलब मेरी एक छात्रा डेंगू से पीड़ित हो गई। उसके लिए हम लोगों ने तुरंत से ब्लड वगैरह अरेंज किया, प्लाज्मा अरेंज किया, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था और फिर उसको रातों रात हॉस्पिटल चेंज करवाए, क्योंकि जहाँ हॉस्पिटल में थी वहाँ सही नहीं था। तब तक उसके माँ बाप वगैरह सब आए। रात को 2:30 बजे अस्पताल में गया, मेघा भी साथ में गई, मेघा मैम, और हमने कोशिश की कि किसी तरीके से इसको बचाया जा सके। और वहाँ मेरे सीमेज के बाकी बच्चे भी कहाँ पहुँच गए थे कि सर हम लोग को जितना ब्लड चाहिए ले लीजिए, लेकिन इसको बचाना है। तो ये परिवार के रूप में सीमेज जो है ये संचालित हो रहा है, बहुत सुंदर। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि इसको परिवार की तरह ही रखूँ। और अभी मैं बेंगलोर गया था तो वहाँ पर भी बहुत से बच्चे हमारे से मिलने के लिए आए, इकट्ठा हुए। बेंगलोर में एलुमनाई मीट हो गया, दिल्ली में हुआ। तो इसको मैं एक परिवार के रूप में देखता हूँ, और ये परिवार की ही प्रस्तुति है जो ये छठ का गीत आया है। और बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा विचार लोगों के मन में एक जगाया है कि वो अपने माँ को, अपने दोस्तों को हमेशा बहुत मदद करे। जब भी उसको मदद की जरूरत हो तो कहना ना पड़े, हाँ, बिना कहे करे। बिना कहे, ये अद्भुत है बिना कहे कि हम अगर किसी को बुलाए तो वो आ गया, हाँ, ये तो इंसानियत हो गई। लेकिन बिना कहे कर रहा है तो वो तो अद्भुत बात हो गई, ये तो भगवान वाली बात हो गई। बिना कहे आ गया और वो बहुत अच्छा सहयोग जिस किया। दोस्ती में आपको कहना पड़ रहा है, जिस रिश्ते में आपको कहना पड़ रहा है, हाँ। समझ नहीं रहा है सामने वाला, इसका हाँ। मतलब रिश्ता प्रगाढ़ नहीं है। हाँ। लेकिन बिना कहे ही समझ रहे हैं, तभी तो जो भी रिश्ता लेकिन हो। लोग कहते हैं अगर बच्चा रोया नहीं तो उसको दूध नहीं दिया जाता। लेकिन माँ जो है तो वो बच्चे का मुंह देख के समझ जाती है कि माँ ना, हाँ, लेकिन माँ समझ जाती है, हाँ। लेकिन बहुत सारी माँ भी नहीं समझ पाती। हाँ, उसे लगता है कि मतलब भूख नहीं लगी होगी, क्योंकि वो नहीं, पता नहीं होता है उसको हाँ। भूख लगा कि नहीं लगा। सही बात। लेकिन और जो होते हैं उसके अलावे उसको तो पता तभी चलेगा जब बच्चा रोएगा। मैं आपको बताऊं मैम, मैं कम्युनिकेशन स्किल भी पढ़ाता हूँ। हाँ। तो हम लोग कम्युनिकेशन स्किल में कई तरह की बातें पढ़ाते हैं। तो बच्चे का रोना जो है
वो भी कम्युनिकेशन है। और वो अब उसको चूंकि ज्यादा शब्द नहीं है, उसके पास कोई शब्द ही नहीं है, तो उसके पास सिर्फ उसका रोना ही उसका वो कम्युनिकेशन है। और हम लोग अपने लाइफ में कम्युनिकेट कम करते हैं और मिस कम्युनिकेट ज्यादा करते हैं। मतलब आप देखिएगा पति पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच में, भाई भाई के बीच में मिस कम्युनिकेशन हो रहा है। आप कंपनी में क्लाइंट के बीच में, या फिर जो इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर इंटरव्यू के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो जाए तब तो वहां पे काम ही हो जाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है और मिस कम्युनिकेशन हो जा रहा है। तो कम्युनिकेशन आसान नहीं। और दूसरा, कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से होता हो ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन आंखों से होता है, कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से होता है, कम्युनिकेशन जो है वो आपकी पूरी भाव भंगिमा से होता है। तो मेरा यही मानना है कि दोस्ती में अगर आप बोलने तक का इंतजार करेंगे, अगर चेहरे के भाव से नहीं समझ पाए, सुदामा जो है वो कृष्ण के पास किस लिए गए थे, वो बोल नहीं पाए थे, वो जा करके वो बिना बोले ही लौट आए थे। लेकिन कृष्ण समझ गए थे कि सुदामा क्यों आए हैं, और वो उनको बोले भी नहीं। उनके घर पहुंचने के पहले उनके घर उनका जो सोच के आए थे वो पूरा कर दिया कृष्ण ने। दोस्ती तो वही होनी चाहिए। वही दोस्ती आपने दिखाई है इस गीत में कि वही दोस्ती तो वही है। उसने कुछ कहा नहीं, उसने बोला कि रखो मुझे तैयारी करनी है, और दोस्त जो है वो सब अपने आप आ गए। और ये बहुत अच्छा संदेश देता है। और दूसरा संदेश कि माँ भी निरोग रहे, माँ भी निरोग रहे, सब लोग निरोग रहे। मतलब इसमें एक चीज मैं देखता हूँ कि जब मैं घर में मातृसत्ता को देखता हूँ, तो मातृसत्ता वो है जो कि पूरे परिवार के निरोग होने का, पूरे परिवार का ख्याल रखना, हर चीज में भोजन का, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जिम्मेवारी मातृसत्ता के पास है। लेकिन वह स्वयं निरोग रहे, वो सबका ख्याल रखती है, ये चीज को सोचने की जिम्मेवारी बेटे के पास क्यों नहीं होनी चाहिए? तो ये उस दृष्टि से भी इसको देखने का प्रयास है। जी, बहुत बढ़िया। और नए जैसे युवाओं का इसमें कैसे माँ बेटे के स्वास्थ्य का ख्याल रखती है, बेटा ये सोचता है कि मेरी माँ को भी उसके स्वास्थ्य की जिम्मा क्या चल रहा है। जी। और तीसरी जो लगी कि युवा अपने संस्कृति से कैसे जुड़ा है। मानती हूँ कि सब लोग को अपने संस्कृति से प्यार है, याद आता है, लोग सभी आते हैं। लेकिन एक बहुत प्यार, जब वो छठ करेगा खुद, तब उसको छठ के बारे में असलियत पता चलेगी। अगर नहीं करेगा, दूर से तो कुछ अच्छा भी लगता है, कुछ बुरा भी लगता है। हम जब अपनी आंखों से ही देख रहे हैं, फिर भी हमको कुछ वही चीज हमारी जो सोच होगी वो लगेगी सिर्फ। लेकिन तब जब हम कर लेंगे, तब उसके बाद जो हमारी सोच होगी वो पुख्ता होगी, सुंदर होगी। तो मैंने बच्चों से आज पूछा जब लॉन्चिंग कार्यक्रम में थे कि छठी माई को आप किस स्वरूप में देखते हैं, तो वो सूर्य की छठी किरण के रूप में देखते हैं, या मतलब मैं अगर एक शब्द में व्याख्या करूं तो मेरे लिए वो शब्द होगा प्रकृति। ये प्रकृति माँ की पूजा का पर्व है। और प्रकृति हमें सब कुछ देती है। जीवन प्रकृति से है, पूरी जो ये धरा है वो प्रकृति के कारण ही यहाँ पर पृथ्वी पे जीवन है। और प्रकृति को बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। और हमें हमारा सब कुछ पालन पोषण जो है वो प्रकृति से ही मिलता है। सूर्य की किरणें से ही सब चीजें मतलब ऊर्जा मिलती है, भोजन जो है वो तैयार होता है वृक्षों में। तो प्रकृति की पूजा मुझे लगता है कि ये एक बहुत सुंदर कंसेप्ट है, बहुत सुंदर ये एक विचार है। हाँ, और जिस तरीके से पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, वहां पर छठ की इस अवधारणा को भी लोगों के बीच ले जाने की आवश्यकता है। छठ पर्व को या किसी भी पर्व को सिर्फ चमत्कारों से जोड़ना, मुझे लगता है कि यह सोच हमारे पूर्वजों की नहीं रही होगी। वे चाहते होंगे कि हम प्रकृति से जुड़ के रहें, हम उन फलों का, जैसे उसमें बिजोरा नींबू है जो कि मतलब सब हमारे लोकल फल और स्वास्थ्य के लिए भी उपयुक्त, तो ऐसी चीजों को उसमें डाला गया जो सब बहुत सोच विचार करके इन सब परंपराओं को बनाया गया। नींबू है, अदरक है, हल्दी है, मूली है, और एक बात और कि इसी समय फलने वाले सब्जी, इसी समय मौसमी, ऐसा नहीं है कि वो अलग से खरीद के अलग से हो या कहीं बाहर से मंगाने की जरूरत हो वाला कोई फल उसमें। और अब उसमें जो मतलब जो दौड़ा आपने कहा कि वो होना चाहिए बेत का, बांस का, तो वो हो, सूप हो, तो ये सब इस तरीके से बनाया गया है, इतना सुंदर तरीके से बनाया गया है। और इसमें हमको लगता है कि छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कॉरपोरेट को और बाजार को कम प्रवेश मिले
और हमारे जो देसी जो बुनकर हैं, जो देसी हमारे जो किसान हैं, जी, उनको छठ पर्व में एक जी। अवसर मिले। हाँ, और ये मिलता ही है, ये मिलता ही है। जी, इस मतलब पर्व में हाँ, छठ में चाइनीज सामानों की खरीद बिक्री का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, दीपावली में है, लेकिन छठ वहाँ भी हम चाहेंगे कि रोका जाए, वहाँ भी रोका जाए, जी जी, जो भारतीय वस्तु है उनका उत्पादन हो। हाँ, उसमें जैसे आपको भूल भी जाते हैं, नहीं तो उसके माध्यम से याद रहता है, जैसे अलुआ जिसको हम लोग अलुआ कहते हैं, उसको आप लोग मतलब आज मतलब मैं इसको शुरू में भी देखता हूँ रंजना जी, नहाए खाए आप गंगा घाट पे जा रहे हैं, वहां से पानी ला रहे हैं, वहां स्नान कर रहे हैं, और उसके बाद कद्दू भात बना रहे हैं। हमने इस एल्बम में भी एक सीन आप देखेंगे जहां पर सभी दोस्त जो है वो कद्दू भात खा रहे हैं, तो वो नहाए खाए के दृश्य को उसमें दिखाया गया है। और वो हमारा देशी भोजन, और उसके बाद फिर खरना का जो पूरी परंपरा है, जिस तरह का रस्म है, मिट्टी के चूल्हे पे करते हैं या चूल्हे की पूजा होती है, तो मैं उसमें जो चूंकि मैंने किरदार उसमें अपना खुद का ही निभाया है, तो मैं चूल्हे को ही प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि वही चूल्हा हमें भोजन देता है, वो मिट्टी का चूल्हा जो है उसकी पूजा। तो जो पूरी परंपरा और जिस शुद्धता और पवित्रता को जिस तरह से बनाया गया है, तो आज जब हाइजीनिक की बात की जाती है, स्वच्छता की बात की जाती है, तो छठ तो मतलब हमें वही संदेश दे रहा है, वही संदेश दे रहा है। हाँ, और उसके बाद जिस तरीके से मतलब पूरे परिवार का मिल करके आयोजन में जो जुड़ना है, चाहे वो ठेकुआ बनाने के लिए पूरा परिवार जुट जाता है, फल सब्जी दौड़ा और सूप तैयार करने के लिए पूरा परिवार जुट जाता है, साफ सफाई में पूरा परिवार जुट जाता है, फिर पारण का प्रसाद, जो कि आप समझिए कि जो घर की महिलाएं होती हैं वो किस तरीके से पारण के प्रसाद की तैयारी करती है, रात भर जग करके पारण के प्रसाद की तैयारी करती है। तो ये मतलब छठ जो है ये बहुत समग्रता वाला एक त्यौहार है। और जैसे बिहार का पर्व है, हम लोग बिहारी हैं, पैदाइश बिहारी हैं और 7 पुश्तों से बिहारी हैं। हाँ, लेकिन अगर हम 7 पुश्त पहले जाते हैं तो हम लोगों का गांव जो है वो राजस्थान में है, अदरवाइज 7 पुश्ते हम नवादा जिला में वार्सलीगंज से हैं, तो हम लोग प्योर बिहारी हैं। लेकिन यहाँ आकर के छठ हम लोगों को इतना रच बस गया कि लगता ही नहीं है कि ये कोई हमारा अपना पर्व नहीं है, ये बिल्कुल हमारा अपना ही पर्व है। नहीं, अब ऐसा है कि मैं तो जाती रहती हूँ पूरे देश भर छठ के समय कार्यक्रम के लिए, तो दूसरे प्रदेशों में भी इसी हर्षोल्लास के साथ दूसरे प्रदेश के रहने वाले भी करने लगे हैं। मतलब इस वीडियो के माध्यम से हमारा एक प्रयास ये भी है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा हो जो छठ पर्व के बारे में समझना चाह रहा है, तो वो भी थोड़ा ज़्यादा समझ पाए, छठ को बेहतर तरीके से समझ पाए। और जैसे जैसे लोग छठ के बारे में जान रहे हैं, वैसे वैसे श्रद्धा लोगों की बढ़ रही है। और जो लोग छठ पर्व जिनके घरों में नहीं होता है, वो भी चाहते हैं कि अगर दिल्ली में कहीं जा करके वो अर्घ दे दे। हाँ, ये भावना लोगों के मन में आ रही है। बॉम्बे में बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि भाई चलो वहाँ जा करके अर्घ दे दे। तो ये भावना लोगों में आ रही है, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो साउथ इंडियंस हो, वो चाहते हैं कि किसी छठ व्रती को अर्घ देते। तो ये एक बहुत ही मुझे लगता है कि देश को जोड़ने वाला काम छठ कर रहा है। पूरे देश में छठ इसी बात में, और जो हमारी नदियां हैं उनकी सफाई हो। हाँ, छठ के माध्यम से एक मैसेज ये भी है कि हम अपने जल स्रोतों का, अपने नदियों का, अपने तालाबों का, पोखरों का, इसको साफ सुथरा रखें और उनको संरक्षण करें। हर जगह तालाब हो, पोखर हो, नदी नाले हो, और मतलब ये बहुत जरूरी है कि इनको संरक्षण किया जा सके। हाँ, वो थोड़ा जैसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जैसे पर्व से पहले सफाई होती है और पर्व के बाद जो थोड़ा गंदा कर देता है, वो जो भी छठ कर रहे हैं उनसे बहुत प्रार्थना है कि वो जो भी फैला रहे हैं वहाँ पे उसको समेट के इसको छठ के दान में रख, सफाई को सिर्फ छठ के लिए नहीं, उसको हमेशा के लिए जीवन शैली का अंग बनाया जाए।
हाँ, तभी तो वो स्वच्छता का प्रतीक ये पर्व। अच्छा, आज सचमुच आपने हो पाएगा। कई सारे जो मीडिया के लोग आए थे उनके लिए इस जी। गीत को गुनगुनाया, जी। तो मैं आपको इस गीत के उन पंक्तियों को गुनगुनाने के लिए नहीं कहूंगा जो आप कई बार गुनगुना चुकी हैं। अच्छा। कोई दूसरी पंक्ति जो कि आपको लगता है कि वो भी बड़ा सुंदर है और आपको याद हो, या आई तक माई करी। आई तक माई हम कईनी, आई तक माई हमर कईनी, हमरा खातिर बरत। आई तक माई हमर कईनी, हमरा खातिर बरत, हमरा खातिर बरत, सबके खातिर बरत। माई के मान हम उठाइब, दियो हमरो समांग, करबै छठी के बरत। क्या बात। तो ये मुझे लगता है कि छठ गीत को भी एक अगले स्तर पर ले जाने का प्रयास है। जी जी। बहुत सुंदर सुंदर छठ गीत, और छठ गीतों की परंपरा के बारे में मैं अपने जी। ज्ञान को आपके माध्यम से थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा कि विविध तरह के छठ गीत देखने को मिलते हैं, और कुछ छठ गीत ऐसे जो कि बड़े रोचक लगते हैं सुनने में। हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। जी, रोचक लगते हैं। जैसे काची ही बांस की बनी मंगैया बहंगी, बंगई हाँ, इसी धुन पे है, सेम धुन तो से। धुन वही देखिए, है। छठ के धुन प्रॉपर दो ही है। अच्छा। उसके बाद क्या होता है ना कि उसके बाद लोग दूसरे धुन पे भी गाने लगे। ठीक है, दो धुन कौन कौन है मैं बताऊं। एक तो ये, दूसरा है हमरो पर होइयो सहाय, हे छठी मैया हमरो पर होइयो सहाय, हे छठी मैया हमरो पर होइयो सहाय। दर्शन दिए दीनानाथ, इसी ट्यून। बस हाँ, यही ट्यून, एक ही ट्यून, एक ही मतलब यही दो ट्यून असली है। हम्म। अब इसके बाद तो बहुत सारे ट्यून मतलब ये ट्यून का म्यूजिक भी बजता है जी, तो समझ में आ जाता है कि छठ हाँ, का गीत बस बज रहा बस। है। जैसे हमने सिया के राम एक चैनल, ये इस पे स्टार प्लस पे आया था सीरियल, अच्छा सिया के राम। अच्छा। तो उसमें सीता की जो भूमिका है तो उसको गाना था। सौभाग्य से मुझे वो मौका मिला, और उसमें जो टाइटल सॉन्ग होता है उसमें यही था। अच्छा। और गाना नहीं था, अच्छा, करके था, हमिंग थी। क्या बात। टाइटल में यूज किया था। ठीक है, यही धुन तो हमने भी यहाँ यूज किया, इस गीत में यूज किया है। हाँ, अच्छा, इस पर एक सामयिक प्रश्न कि जब ये गीत अपलोड किया गया पहली बार तो उस पर किसी म्यूजिक कंपनी का कॉपीराइट आया कि ये उनका ट्यून है, तो क्या ये लोक संगीत, लोक धुन जो हमारे आपके जन्म से पुराना लोक धुन है, क्या ये किसी कंपनी का एसेट हो सकता है, किसी निजी कंपनी का एसेट हो सकता है? ये देखिए, कभी नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए नहीं हो सकता कि जो पारंपरिक, क्या मतलब होता है, परंपरा से चली आ रही संगीत और लोक धुन है वो, हाँ, वो जनता का है, लोक का है। देखिए, वही उसी को, वही ना लोक धुन हो गया। हाँ, परंपरा से जो चलता आ रहा है वही तो हो गया लोक संगीत। लोक संगीत वही लोक संगीत है, उसी को जो निर्वहन करता आ रहा है गीत संगीत, वो लोक धुन है। तो यहाँ पर कई सारे जो नए यूट्यूबर्स हैं या जो नए कलाकार हैं, उनका दर्द ये है कि उनके प्रयास को कई बार कह दिया जाता है कि ये तो मेलोडी जो है, धुन जो है, वो किसी कंपनी का है। देखिए, ये जैसे पता चला कि ये आ रहा है कॉपीराइट, तो हमने लिखा, फेसबुक पे लिखा था, सबने सहयोग किया, उन तक खबर पहुंची। उन तक खबर पहुंची तो मुझे, तो आप बड़ी कलाकारा हैं, आपका लिखने का महत्व होता है। बड़ी नहीं हूँ सर, बस एक भाव रख दिया, छठी मैया को समर्पित किया कि मैया
लोक संगीत पे ये जो प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, क्या इससे तो हमारा तो किसी तरह चल ही जाएगा। अगर मैं अभी लिखूं कंपनियों को कि भाई ये मेरा संगीत है, तो शायद हटा भी दें, लेकिन उनका क्या होगा? हमारे साथ गाने वाले और हमारे साथ से बाद गाने वाले, उनका क्या होगा? उनके लिए भी कुछ जुगाड़ करो, क्योंकि ये जो है चीज, ये परंपरागत चीज है, लोक संगीत, जो लोक गाँव का गीत, जो अब पूरे वर्ल्ड वाइड हो रहा है, अब सब तक पहुंच रहा है, हर कोई देख सुनता सकता है। तो उस चीज पे अगर हम किसी का अधिकार हो जाएगा, तो सारा कलाकार मर जाएगा, क्योंकि एक माध्यम है YouTube, जहां से लोग अपनी चीजें या कहीं से सीखा चीज आप तक पहुंचा के कुछ उससे अर्न भी करते हैं, तो वो अर्न बंद हो जाएगा। जैसे हम कॉपीराइट लगता है ना, अर्न बंद हो जाता है। जब अर्न बंद ही हो जाएगा उस कलाकार का, तो वहां पे उनको माध्यम मिलना चाहिए, माध्यम ही टूट गया उसका, उनको मिलना चाहिए। और दूसरी बात कि हर कलाकार को कार्यक्रम नहीं मिल पाता, तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं कि सिर्फ YouTube के माध्यम से उसका परिवार चल रहा है। ये एक मंच है, और ये मंच को और मजबूत बहुत करने की सुंदर मंच है ये, जहाँ पे आपको बहुत ही आराम से आप घर बैठे पूरी दुनिया को और सुना सकते। इसको और लोकतांत्रिक बनाने की, डेमोक्रेटिक बनाने की आवश्यकता है, जहाँ पर चाहे कोई बिल्कुल नया कलाकार हो, चाहे कोई नया यूट्यूबर हो, छोटा चैनल हो, या कोई बड़ी कंपनी हो जिसके पास बहुत सारे गानों के अधिकार हैं, तो उन सब के बीच में एक पैरिटी हो, वो सब बराबरी से। नहीं सर, उसके लिए सबका सहयोग तो चाहिए, तभी ये होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि एक बने वो परफॉर्मा जिसमें कि पूरा देश आए साथ, तो हमें और खुशी होगी। नहीं तो कम से कम बिहार आए हमारे साथ। ये बिल्कुल साथ आएंगे, और मैं चाहूंगा कि इस क्लिप को अलग से काट के डाला जाएगा। हाँ। और जो भी YouTube के लोग जो चाहते हैं कि वो इस फोरम में जुड़े, उनको इसमें डिस्क्रिप्शन में मैम का वो पोस्ट था, उसका वो लिंक डाल दीजिएगा, ताकि लोग वहाँ पर जुड़ करके मैम के पोस्ट को कमेंट करके। वो चीज़ क्या है कि एक हम लोग बनाएंगे वकील के माध्यम से, जो कि हमारी लोक संगीत को कोई अपने अधीन नहीं कर सकता है, उसको कॉपीराइट से मुक्त किया जाए। उसके लिए क्या है कि अगर वो तो कह रहे हैं कि आपका मुक्त ही है, ठीक है, मुक्त ही है, लेकिन फिर कॉपीराइट आता क्यों है? आना ही नहीं चाहिए था। अगर लोक धुन आप सुन ही रहे हो, लोक धुन है, फिर उसको आना ही नहीं चाहिए, है ना? तो अगर ये एक परफॉर्मा के तहत उन तक पहुंचेगा वो चीज, और उनसे हम लिखित रूप में लेंगे, ऐसा कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया कि नहीं अब से नहीं होगा, ठीक है, तो हम कितने दिन। तो आज आप सिमेज में पहली बार आई? जी, पहली बार आई। और सिमेज के बारे में पहले से भी कुछ अवधारणा आपके मन में शायद रही है? अवधारणा तो बहुत अच्छी रही है, क्योंकि अच्छा। यहाँ हमारे बहुत सारे परिचित लोग पढ़े बच्चे पढ़े हैं आपके परिवार से? जी। जब हम मुझे लगता है कि 2010 के बाद की बात है, वो कई लोग आते हैं गांव घर से। आपने अनिल का नाम लिया अनिल था? अनिल मेरा फेवरेट छात्र है जी। जब वो आया था, कटिहार में उसका घर था, तो आया था, तो हम लोगों ने ही कहा था कि यहाँ पे एक हमारा कार्यक्रम होता है सिमेज गॉट टैलेंट। अच्छा। उसमें हम बच्चों को कहते हैं कि अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाओ। अच्छा। तो अनिल ने सरोद वादन किया था। अच्छा, वाह। और मुझे बड़ा खुशी हुआ था कि ये पहला छात्र मिला है जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, और आसान नहीं है सरोज बजाना, तो बहुत सुंदर उसका सरोज वादन हुआ था। और मुझे बड़ी खुशी है कि अनिल आज बहुत अच्छी कंपनी में है, बहुत बड़ी कंपनी में है, बहुत अच्छे पैकेज पर है, बहुत अच्छा उसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस भी मिल रहा है, और उसके पहले पेपाल में था। पेपाल भी बहुत बड़ी कंपनी है, तो गर्व है हमें। नहीं, ये तो गर्व का विषय है कि हमारा बच्चा अच्छा जगह पहुंचा, अच्छा अर्न कर रहा है, अच्छा नाम हो रहा है। तो हम लोग को क्या, हमारा भी साधारण परिवार से था, और पिताजी उसके पुलिस विभाग में साधारण एक पोस्ट पर है, और बच्चा आज अच्छा कर रहा है, तो माँ बाप को फक्र होता है। हाँ, अब तो खैर वो भी बड़े पोस्ट पे चले गए हैं। अच्छा। उनके पापा भी। हाँ। और मैं बताऊं कि हम भी एक संस्था है हमारी संगीत की, संगीत सुधा फाउंडेशन। अच्छा। जिसके तहत संगीत की शिक्षा देते हैं हम, और हमारे बच्चे भी जिस तरह आप खुश हो रहे हैं, वैसे भी हमारे बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं तो बड़ा खुशी होती है कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़े। बहुत सारे हमारे यहाँ से टीचर हैं सीख पढ़ के,
क्या बात और है, बहुत सारा फिल्मों में गा रहा है, क्या बात है। कोई सिनेमा में गा रहा है, कोई मंचों पे गा रहा है, हाँ हाँ। बहुत पुरस्कार तो मिले कहते हैं कि हैं। जो संगीत की शिक्षा जो लोग देते हैं जी। वो बहुत कड़े अनुशासन पालन करवाते हैं। संगीत के अनुसार देखिए, शिक्षा कड़े से नहीं दिया जाता, प्यार से दिया, लेकिन पालन किया जाता है कड़े से। शिक्षा तो बहुत प्यार से। कुछ गुरुजन होते हैं संगीत में, उनका रियाज का समय तय होता है कि इतने ये बजे- मैंने क्या कहा, हाँ। सिखाया जाता है प्यार से हम्म, और पालन कराया जाता है कड़ाई से। रियाज कड़ाई से। रियाज कड़ाई से। जी जी, रियाज कड़ाई से नहीं करेगा तो फिर उसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो वैसे नहीं बन पाएगी। उसमें मुझे मतलब जो मेरा अपना अनुभव है कि शुरू में लोग आ जाते हैं हाँ हाँ। और धीरे धीरे वो छट करके जो क्रीम है वो बच जाता है, क्योंकि वही जो है वो उसको पूरा उस शिद्दत के साथ कर पाता हाँ है। सर, हाँ सर। हाँ, सर आप भी पढ़ा रहे हैं इतने बच्चों को, क्या सभी बन जाते हैं वही बड़े? नहीं वो संभव नहीं है। वही प्रकृति- हाल है हाँ, हाँ, हर जगह। हाँ। हमारे यहाँ तो, आपके यहाँ तो बहुत हैं, हमारे इतने नहीं, लेकिन जितने भी हैं अगर 100 सीख रहे हैं, 100 में से 2-3 जाएगा, लेकिन 2-3 जाएगा तो जाएगा, फिर पूरे देश में नाम होता है, फिर पूरे वर्ल्ड में भी नाम हो अभी ये जो जाता इतनी है। सारी संगीत की प्रतियोगिताएं वगैरह हो रही हैं वो देख के अब कैसा लगता है, जो टैलेंट शो वगैरह होते हैं? सब अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजों पे मुझे प्रश्न चिन्ह रह ही गए। जैसे कि उसमें कुछ बच्चों को कहते सुना कि वो कहीं नहीं सीखा। सीखे बिना कैसे होगा? लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझ पे खुद पे, मेरे खुद के अनुभव पे लगता है प्रश्न चिन्ह बड़ा सा लग गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना सीखे इतना सुंदर गा रहा है। या तो छुपा रहा है या कुछ और भी बात हो सकती है, लेकिन बिना सीखे नहीं संभव है सर। हम लोग, हमारी कई उम्र, बार उसमें इमोशनल अपील लेने के लिए, जनता का सपोर्ट लेने के लिए वो कहते हैं कि खुद से कर रहे हैं। सर ऐसा ठीक है, आप गा के लो ना, अच्छा गाओगे तो खुद ब खुद जुड़ जाते हैं वो। कहना नहीं पड़ता कि हम गरीब हैं, अमीर हैं, कि हमको कोई सिखाया नहीं, फटे हाल दिखाते हो, वो दिखाना जरूरी नहीं है। और जो हीरा है ना वो हीरा ही रहेगा। चलिए, तो आपसे हमने बहुत सारा समय लिया और नहीं सर, हमें भी अच्छा लगा यहाँ आके इस इमेज में, और जितना सुना था उससे अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। आप बिहार में एक शख्सियत हैं और बिहार में आप सेवा कर रही हैं, संगीत की सेवा कर रही हैं, इसके लिए आपको जितना धन्यवाद कहेंगे कम होगा। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अगली बार भी कभी हम कुछ इस तरह का प्रयास करें तो उसमें आपका साथ मिले, सहयोग मिले। क्यों नहीं, ये तो हाँ। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आप हमें याद करेंगे, और हम शिक्षा, आप दूसरी तरह से शिक्षा देते हैं, हम दूसरी तरह से देते हैं, तो हम लोग एक ही तरह के लोग हैं जो शिक्षा मतलब बांटते हैं, और उस बांटने में जो साथ देते हैं। रंजना जी मेरी गुरु बहन भी हैं, क्योंकि ये ओशो में बहुत आस्था रखती हैं और ध्यान से जुड़ी हुई हैं, और संगीत अपने आप में ध्यान का विषय है। संगीत ध्यान का माध्यम है। संगीत के माध्यम से आप ईश्वर की साधना में लीन हो जाते हैं, आप अलग दुनिया में चले जाते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं। तो और ओशो को, रजनीश को मैंने भी बहुत पढ़ा भी, और फिर जब मैं प्रेरित हो गया तो मैंने उन ओशो के ध्यान विधि में संन्यास लिया था। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जीवन को जिस तरह से जीती हैं, हंसते खेलते मुस्कुराते, और इनको देख करके ही प्रेरित हो सकता है व्यक्ति कि किस तरीके से जीवन को, संगीत में जीवन जीना। और इन्होंने अपने, मुझे लगा आपके घर का जो पता भी, नाम भी है वो भी संगीत सुधा। तो इसी तरीके से आप सबको अपने संगीत के माध्यम से झंकृत करते रहिए मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम। बहुत